अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। अच्छा, कल के हवाले से जो कल मेरे इल्म में आया कि आप में से कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने इंट्रो पढ़ा ही नहीं है और वो इस क्लास में आके बैठ गए हैं। अच्छा, अब आगे दो रास्ते हैं। पहली बात तो ये कि जो I16 में मैंने अभी 15-16 क्लासेस तो इस पर लगा दी हैं और मैंने बताया ज़ीरो से ही है, यानी मैंने सारा कुछ ही बताया है। लेकिन अगर ये मुझे पता होता कि वाकई ही ज़ीरो से बताना है और ज़ीरो से ना भी इस तरह बताना है कि आपको पता ही नहीं रिएक्शन क्या होती है, जैसे बाद में कल क्लास के बाद भी कुछ बच्चों से बात करके अंदाज़ा हुआ, तो भी शायद मैं ये 15-16 दिन में ही पढ़ाता। लेकिन जब ये सोच के पढ़ाता कि आपको पता नहीं रिएक्शन क्या होती है, तो शायद मैं इसको थोड़े से डिफरेंट तरीके से पढ़ाता। बहरहाल अब भी मैंने बताया सारा ही है और मैं इसलिए बता रहा था सारा कि चलो कंप्लीटनेस हो जाए, पता चल जाए कि जो चीज़ नहीं पता वो पता चल जाए। लेकिन फाइनली कल मुझे आप लोगों के कुछ सवालों से और बाद में बच्चों के पूछने से ये अंदाज़ा हो गया कि आप में कुछ ऐसे हैं जो बगैर इंट्रो पढ़े, सिर्फ इस वजह से कि भाई किसी ने कहा था कि खैर है हो जाएगा। अब हो गया, जो होना था कर लिया आप लोगों ने अपने साथ जो करना था। अभी भी, और ये जो ऑनलाइन लोग सुन रहे हैं, अभी भी अगर आप में से कोई ऐसे हैं जिनको इन 20 क्लासेस में पता नहीं चल रहा हो क्या रहा है, और इसलिए पता नहीं चल रहा और यकीनन इसलिए पता नहीं चल रहा कि आपने पढ़ा ही नहीं है इंट्रो, तो बेटा आपको मशवरा ये है कि आप ना जो प्रॉपर इस तरह से अनाउंस्ड बैचेज हैं कि जिसमें पहले डबल एंट्री सिखाई गई है और फिर उसके बाद FR1 के सिलेबस पे लाया जाएगा, जो मेरे इल्म में शायद एक उमैर साहब का बैच इस तरह का है और मुझे नहीं आइडिया है वही। तो अगर आप वाकई समझते हैं ना कि इन 20 दिनों में आपको कख भी समझ नहीं आया, आप बस टकरा ही मारते रहें क्योंकि आपको पता ही नहीं है टी अकाउंट क्या होता है, तो बेटे फिर आगे के लिए भी भला ये है कि आप इस क्लास को छोड़ें। क्योंकि जब एक क्लास इस इरादे से ही नहीं शुरू की गई कि आपको पता ही नहीं है टी अकाउंट क्या होता है, या आपको जो इंट्रो में पढ़ा होना चाहिए था, जैसे मैं आपको इसके बाद I36 कराऊंगा या I23 कराऊंगा ना, तो उसमें से मैं कुछ भी ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ सिवाय प्लस माइनस मल्टीप्लाई के कि आपने ये पहले इंट्रो में पढ़ा हुआ है, तो फिर उसको पढ़ाने का तरीका डिफरेंट होगा। I40 पढ़ाऊंगा, बल्कि जो कुछ भी अब चलेगा, अब जो कुछ भी ऑनवर्ड चलेगा वो सब वही होगा जो FR1 में नया ही है। बस सिर्फ आपसे इंट्रो से, जब कल एक बच्चे ने मुझसे पूछा था कि आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इंट्रो वालों को क्या पता होना चाहिए था, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन पता होनी चाहिए थी। क्योंकि मैंने अगर कल सवाल कराते हुए ये फील किया कि आपको फर्क ही नहीं पता चल रहा, कुछ लोगों को तो काफी सारे ठीक भी कर रहे हैं कि फर्क ही नहीं पता चल रहा कि स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या होता है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में क्या होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए था। यानी इंट्रो से जो मैं चाहता हूं कि आप कैरी फॉरवर्ड करके आए, यहां तक ब्रॉड फॉरवर्ड करके आए, उसमें ये टी अकाउंट का कॉन्सेप्ट है, डेबिट क्रेडिट, किस टी अकाउंट का सीडी है, किसका किस साइड पे सीडी है किसका किस साइड पे बीडी है, एसेट्स, लायबिलिटीज, एक्सपेंसेस, इनकम, जो बेसिक अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट्स हैं, ये एक्रूअल्स एंड प्रीपेमेंट्स और डेप्रिसिएशन, ये मैं चाहता हूं कि आपको इंट्रो से ये अच्छा आता है। अगर आपने पढ़ा ही नहीं है ये सब कुछ, तो फिर आप गलत क्लास में बैठ गए। अब उससे मेरे लिए नुकसान क्या होगा, और अब देखें, अगर ये सामने शुरू में मैंने बात की भी थी तो कुछ बच्चों ने फिर स्विच किया भी था। अभी भी मेरे सामने जो अभी तक मेरे ख्याल में जो 80-90 लोग यहाँ क्लास में भी हैं, आ रहे कम रहे होंगे, लेकिन रजिस्टर्ड की बात कर रहा हूँ, इनमें से हो सकता है 25-30 ही ऐसे हों, शायद 20 ऐसे हों जिनको पता ही नहीं डेप्शन क्या होती है, क्योंकि उन्होंने पढ़ाई कुछ नहीं था। अब अगर मैं ये आर्ग्यू करूं या ये मैं साबित करने की कोशिश करूं कि नहीं आप असल में ना जहां पढ़ रहे थे वो गलत था, तो यार ना मेरे लिए मुनासिब है और ना ये आपको सोचने में मुनासिब बात है। कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो क्रैश बैच में पढ़ रहे थे और अभी उनको पढ़ते पढ़ते जुमा 8 दिन ही हुए थे कि ये खबर पहुंच गई कि
स्कीम चेंज हो रही है, और उन बेचारों ने पढ़ाई 15-20 दिन था, तो उस 15-20 दिन में उनके साथ क्या हुई होगी ये मैं बिल्कुल अंदाजा कर सकता हूँ। तो अब ये जो बाकी सब लोग बैठे हुए हैं, देखें या तो सब एक जैसे हो ना, फिर स्ट्रेटेजी और होती है। अब वो जो 15-20 लोग हैं, मेरे पास उनके लिए दो हल हैं। एक हल ये है कि आप चेंज कर लें क्लास, क्योंकि अगर आपको मैं 20 दिन में स्ट्रेट लाइन और रिड्यूसिंग बैलेंस की कैलकुलेशन तक ही नहीं ला पाया, तो फिर आगे भी मसले आएंगे। आप चेंज कर लें, आप बेहतर है कि ऑनलाइन में शिफ्ट हों, और यहां से नहीं पढ़ना, कहीं और से पढ़ना है। बस आप वहां पढ़ें जहां पर पहले आपको डेबिट क्रेडिट की बेस बनाई जाए, जहां पर डेप्रिसिएशन के छोटे छोटे सवालों से कुछ 10 सवाल स्ट्रेट लाइन के कराए जाए, कुछ 20 सवाल रिड्यूसिंग के कराए जाए, आपको पता चले कि डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कैसे होती है, फिर आप वहां चले जाएं। दूसरा हल ये है कि चलो जैसा भी टूटा फूटा समझ आया, यहां से ऑनवर्ड चलते हैं। मेरा सीफैप खत्म हो ले, ये तकरीबन 20-22 नवंबर तक चली जाएगी बात सीफैप की। अभी मैं बहुत ओवर ऑक्यूपाइड हूं, मेरे पास अभी टाइम नहीं है। ये उन 15-20 लोगों की बात कर रहा हूं जिनको कख नहीं पता कि स्ट्रेट लाइन रिड्यूसिंग क्या हो रहा है, मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूं। बाकी जो साथ चल रहे हैं ठीक है, शाबाश, चलते रहे। हाँ, कल एक स्टूडेंट ने मुझे कहा कि वो कैलकुलेशन में गलती हो रही है, तो क्या गलती भी नहीं होनी चाहिए? बेटे गलती तो होगी, ये तो कोई मसला नहीं है। आपको अगर एक सब्जेक्ट आता है और आप उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो गलतियां होंगी, तभी तो पासिंग मार्क्स 50 है, 100 नहीं है। तो मुझे आपकी गलतियां करने में कोई एतराज नहीं है, बस आप कोशिश करते रहें, प्रैक्टिस से इंप्रूवमेंट हो जाएगी। ये मैं उन 15-20-25 लोगों की बात कर रहा हूं जिनको नहीं पता कि डेबिट क्रेडिट क्या होता है, बस वो आ गए किसी भी तरह। तो एक हल ये है कि आप चेंज कर लें, इंट्रो प्लस FAR 1 वाले में चले जाएं। दूसरा हल ये है कि चलो फिर भी 20 दिन तो हो ही गए ना, किसी तरह गिर पड़ के अगर आप पहुंच रहे हैं तो चल लें साथ। मैं 20-22 दिन बाद जब मैं सीफैप से फारिग होऊंगा, अ सॉर्ट ऑफ ट्यूशन कह सकते हैं आप उसको, क्योंकि मैं एक्स्ट्रा टाइम दूंगा आपको। मैं दोपहर सुबह मेरे पास तकरीबन 1-1.5 घंटा फारिग होगा, मैं आपके लिए कुछ 10-12 दिन की एक्स्ट्रा क्लासेस रखूंगा, जिनमें वो बच्चे जिनको पता ही नहीं है डेबिट क्रेडिट क्या होता है, मैं 10-15 दिन आपके ऊपर अलग से लगा दूंगा। लेकिन ये भी तब अगर आप जहां तक पहुंच गए, ठीक है, हो सकता है चलते चलते और चल पड़े सारे, लेकिन 20-22 दिन के बाद भी अगर आप समझेंगे जाके, ये पूरी क्लास को नहीं कह रहा हूं, यानी मैं पूरी अब ये आपको पुरानी सारी दोबारा पढ़ाना शुरू कर दूंगा एक्स्ट्रा क्लास लेके। ये मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो समहाउ आ गए, बस गलत किया। आपको ये क्लियरली बताया गया था एडमिशन की जगह पर, क्योंकि ये बात शुरू से इनको बताई हुई थी एडमिशन वालों को कि इंट्रो प्लस FAR 1 के एडमिशंस और हैं, FAR 1 के एडमिशंस और हैं, और मुझे ये क्लास FAR 1 की कह के ही दी गई है, और मुझे यही पता है कि ये सब लोग इंट्रो पढ़े हुए हैं, प्रॉपर पेपर नहीं भी दिया तो पूरा अच्छी तरह पढ़ चुके हुए हैं। मैंने तो उसके हिसाब से लेके चलना था। अगर बीच में कुछ ऐसे लोग आ गए हैं जो पढ़े ही नहीं है इंट्रो, तो बेटे पहले तो आपने एट द फर्स्ट स्टेज ही गलत किया। लेकिन चलो अब हो गया तो मैंने 2 रास्ते दिए, या तो अभी आप चेंज कर जाएं, अभी भी देर नहीं हुई है, और अगर आपने चेंज नहीं करना तो फिर मैं एक एक्स्ट्रा आपके लिए, क्योंकि हैं तो बहरहाल बच्चे ही ना, अब मेरी क्लास में अगर हैं तो मेरे ही, तो फिर मैं एक्स्ट्रा ये काम करने को तैयार हूं, जो मेरे लिए एक एक्स्ट्रा एफर्ट है। लेकिन कि अब 20-22 दिन गुजार लें, जब मैं सीफैप कंप्लीट कर लूंगा, फिर मैं आपके लिए कोई 10-12 दिन का एक रिफ्रेशर टाइप, जिसमें बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता छोटे सवाल करके मैं आपको डेप्रिसिएशन सिखाऊं, ये मेरे पास एक दूसरा हल है। तो अब तक जो हो गया सो हो गया, अब से ऑनवर्ड चल रहे हैं। IAS 16 में ही मुझे परेशानी थी ना, हो गया IAS 16। अब मैं ऑनवर्ड जो पढ़ाने लगा हूँ रीवैल्यूएशन, ये इंट्रो वालों को भी नहीं पता है क्या होती है। जो मैं नोट्स पढ़ाने लगा हूँ, ये इंट्रो वालों के लिए भी नए है। तो अब से ऑनवर्ड जो चलने लगा हूँ, ये सबके लिए नई चीज़ ही है। मैंने पहले आपको जो 15 दिन में डेप्रिसिएशन में पढ़ाया है, वो पढ़ाया 0 से है, लेकिन मैं उसको कंप्लीटनेस के लिए सारा कुछ बता रहा था। तो अब से ऑनवर्ड आप समझे नया ही है आपके लिए। चलने से पहले बताएं, अगर आप में से किसी ने कुछ कहना है, पूछना है तो बताएं। मैं जी क्या बात पहले तो 22 दिन बाद पूछूंगा कि जरूरत भी है इसकी कि नहीं, क्योंकि हो सकता है तब तक सब चल जाए सही, तो ये 20-22 दिन बाद फैसला करूंगा। और बताएं किसी ने कुछ कहना, पूछना, सुनना है तो। सुन तो लिया ही है, कहना पूछना है तो। हाँ जी, कहना कुछ? शर्माओ नहीं यार, कहना तो कहो, बताओ। है नहीं आपने? पक्की बात है। मैंने कैलकुलेशंस, डेप्रिसिएशन, डिस्पोजल, एक्सचेंज, ये सारा कुछ कंप्लीट कर दिया हुआ है। अगर यहाँ तक पढ़े हुए में से आप कुछ ऐसा समझते हैं कि ये चीज़ भी होनी चाहिए थी, ये भी नहीं बताई हुई, क्योंकि हमने तो पहले ये भी पढ़ी हुई है, तो वो ज़रूर बताएं। मैं आपको उसका जवाब दे देता हूँ कि ये कहाँ पढ़ा है और कैसे पढ़ा है। जी यार, रिवर्स वर्किंग के बारे में ना इसका ज़्यादा इस्तेमाल होता था इनकम्प्लीट रिकॉर्ड में, वो सिलेबस में नहीं है। बाकी जहाँ तक छोटी मोटी रिवर्स वर्किंग की बात है, वो इशू नहीं है। इशू तब होता था जब टी अकाउंट्स के सवाल पूछे जाएं। तो अब FAR 1 में जो स्टैंडर्ड्स वाला ग्रेड है ना,
इसमें टी अकाउंट्स के सवाल नहीं पूछे जाते, इसमें डिस्कशन, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट्स, नोट्स, यानी अब टेस्टिंग का लेवल डिफरेंट है। तो अब रिवर्स वर्किंग की कोई खास जरूरत नहीं है। क्यों इंटर में रिवर्स वर्किंग की हुई है? और उसके अलावा अच्छा चले सवाल चेंज करता हूं। इन 15 दिनों में जो वाकई इंट्रो पढ़ के आए थे, क्या कुछ बहुत कुछ नया भी सीखने को मिला या सारा आपको पहले ही आता है? नया भी मिला है जी, क्लैरिटी आ गई। यानी मेरी जिंदगी के 20 दिन जाया नहीं हुए, यानी मैं अपने आप को वो लूजर ना समझूं जिसको दुनिया में जीने का हक नहीं है। चलें जी, स्टार्ट। एक टेबल सिखाने लगा हूं और इस टेबल को मैं 2-3 दिन बाद ना दोबारा डिस्कस करूंगा। अभी आप इस टेबल को जस्ट एक टेबल की तरह समझिए। है ये कोई चीज, एक फॉर्मेट बताने लगा हूं, कोई चीज है, इसको एसेट स्केड्यूल कहते हैं। ये क्या है, क्यों है, क्यों बनाना पड़ेगा, इस पे को 2-4 दिन बाद बात होगी। अभी जितना आप कर चुके हुए ना, उतनी ही मेहनत को मैं इस्तेमाल करते हुए ये एक टेबल बताना चाह रहा हूं आपको। थोड़ी सी अंग्रेजी की जगह, और मुख्तलिफ जो क्लासेस हैं, क्लास प्लांट मशीनरी, फर्नीचर, बिल्डिंग, उनको मैं कॉलम्स की शक्ल में ला रहा हूं। प्लांट मशीनरी कह लें, बिल्डिंग कह लें, और चलें व्हीकल कह लें। एक स्टेटमेंट बना रहा हूं, इसके 2 सेक्शन हैं। एक सेक्शन है कॉस्ट, बैलेंस एज एट 1 जनवरी 21। एक लाइन है एडिशन, एक लाइन है डिस्पोजल, एक लाइन है एज 31 दिसंबर 21। तो अगर आप इन आइटम से गौर करें तो ये वो टी अकाउंट ही है, बस लिखा इस शक्ल में है। एक सेक्शन है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर। जब मैं इसको 3-4 दिन बाद दोबारा डिस्कस करूंगा ना, तो उसमें कुछ 2-3 लाइनें और आ जाएंगी, लेकिन अभी तक जितना सिखाया उसको मैं बस यहां यूज करना चाह रहा हूं। अगर आप इन 4 लाइनों पे गौर करें तो ये क्या चीज है? ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का टी अकाउंट है, और दिस माइनस दिस, तो वो क्या होगा? बुक वैल्यू। उसको बुक वैल्यू भी कह सकते हैं, कैरिंग अमाउंट भी कह सकते हैं, नेट बुक वैल्यू भी कह सकते हैं। कैरिंग अमाउंट एज एट 31 दिसंबर 21, इसको एसेट स्केड्यूल कहते हैं। और क्या हमेशा 3 कॉलम होंगे? नहीं, बिजनेस के पास इन पीपीई की जितनी क्लासेस हैं ये वो कॉलम्स हैं, और ये इनका टोटल है। इसको नोट कर लें, फिर इसका एक सवाल करते हैं। और अगर एक ही क्लास होती तो एक ही कॉलम होता। हाँ जी, नोटेड। चलिए सवाल लिखें।
balances as on first balances as on 1st जनवरी 21 balances as on 1st जनवरी 21 और वो हैं ये 5 लाख 260 210 और 105 ये है बैलेंसेस एज एट 1st जनवरी 21। ये नोटेड। चले अब आगे लिखें। ऑन 1st जुलाई 2021 व्हीकल, बल्कि व्हीकल नहीं, न्यू व्हीकल was purchased in an exchange transaction with an old vehicle. In an exchange transaction with an old vehicle. Old vehicle was purchased. सेंटेंस रिपीट कर रहा हूं। ऑन 1st जुलाई केस अ न्यू व्हीकल वॉज परचेज इन एन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन विद एन ओल्ड व्हीकल, फुल स्टॉप। अगला सेंटेंस बताया द ओल्ड व्हीकल वॉज परचेज्ड ऑन 1st जनवरी 2018, 1st जनवरी 2018 फॉर 80,000, 80,000। रिपीट कर रहा हूं। द ओल्ड व्हीकल वॉज परचेज्ड ऑन 1st जनवरी 2018 फॉर पता नहीं क्या 80,000। कैश पेड in the exchange transaction. Cash paid in the exchange transaction. Cash paid in the exchange transaction was 35,000, 35,000, and a profit of 6,000 6,000 was earned on the old vehicle। यानी ये जो एक्सचेंज ट्रांजेक्शन हुई है इस पे पुरानी व्हीकल पे जो प्रॉफिट आया है वो 6,000 है, और जो कैश पे किया इस एक्सचेंज ट्रांजेक्शन में वो क्या बोला है 35,000। चलें, ये पॉइंट 1 हो गया खत्म। अब पॉइंट 2। ऑन फर्स्ट अप्रैल 2021 a machine costing on 1st April 2021 a machine costing 140,000 1,40,000 was sold इसी पॉइंट में चल रहा है। it was purchased
1 July 2019. 1 July 2019. Next point. A new machine was purchased. A new machine was purchased on 1 October 2021. A new machine was purchased on 1 October 2021 for 120,000, 1,20,000. Next point. Depreciation on vehicles is charged at 20% on straight line basis. Depreciation on vehicles is charged at 20% on straight line basis. And depreciation on plant and machinery is charged at 20% on reducing balance basis. आपसे अभी रिक्वायर्ड है ये एसेट स्केड्यूल बना दें. एसेट स्केड्यूल रिक्वायर्ड है फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 21. तो मेहनत टी अकाउंट वाली है, शक्ल ये वाली करें फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 21.
लॉस का मतलब है कि बुक वैल्यू हैवी है और सेल प्राइस कम है, तो इसलिए फिर क्रेडिट साइड पे लॉस आ जाएगा।
अच्छा, ये अकाउंट बनाओगे वर्किंग में, फिर उससे बनाओगे, कैसे करोगे? ये बनाइए अकाउंट है? क्या क्या नहीं आता है? बस हिम्मत हार दी इतनी जल्दी? कोशिश कर रहे हैं। वही तो पूछ रहा हूँ कि क्या कर रहे हो, ये अकाउंट बनाओगे? डिस्पोजल साइड पे आता है। अच्छा चलो करो, ये कर चलो। अच्छा इधर देखें एक चीज जो ठीक है, मैंने डिस्पोजल माइनस होगा। डिस्पोजल माइनस होना। अब यहाँ डेबिट क्रेडिट तो नहीं हो रहा ना, यहाँ तो ऐसे चल रहा है, तो उसमें तो प्लस, एडिशन में डिस्पोजल प्लस तो नहीं ना हो जाएगा, तो डिस्पोजल माइनस होगा। ये 53 कैसे निकला ये? चौबीस और 6 30 और मैंने प्रॉफिट बताया था, तो ये प्रॉफिट इधर आएगा कि इधर आएगा? ये कैसे आया? एडिशन निकला कैसे पूछ रहा हूँ, कैलकुलेट मैं उससे पूछ रहा हूँ सर। दिखा आपने हुआ, उससे क्यों पूछ रहे हो? मैं उससे पूछ रहा हूँ कैसे निकाला आपने? वो लिखा तो आपने है ना, इससे देख के लिखा है सर। टाइम वेस्ट हो रहा है, वेस्ट। मतलब हमारा टाइम खुद लग रहा है, हम समझे जा रहे हैं। तो पेपर मैंने करना है, आपने करना है, ये टाइम वेस्ट है। अच्छा फिर आप बाहर घूम फिर के आ जाओ, जब बाकियों का टाइम वेस्ट होकर पूरा हो जाएगा ना, फिर मैं करवा दूंगा। नहीं नहीं, आप बाहर घूम फिर के आ जाओ।
हाँ जी सर टी अकाउंट भी नहीं बनाने आते टी अकाउंट क्या होता है हैं? तो टी अकाउंट की चीज़ों को वही वाली चीज़ नहीं टी अकाउंट में आ रही होती। सर? वो डेप्रिसिएशन और टैबलेट वगैरह नहीं आ रही ना। And we had पोस्ट निकालेंगे पोस्ट निकालेंगे निकालना पड़ेगा ना फेयर वैल्यू पॉलिसी। जी बिल्कुल, ट्रेड एंड अलाउंस वगैरह निकालना पड़ेगा। फिर हम वही तो माइनस किया ना, ये 30 लाख माइनस अपने लिमिट माइनस किया, ठीक है। फिर PMBVS था जनरल माइनस इसमें देख लेते मैंने हो गया। ये कैसे निकला? किधर गया व्हीकल? किधर है व्हीकल है क्लाउड में। हाँ मुझे बता दे क्या किया अब तक? पहले तो कम्युनिटी डेप्रिसिएशन का प्लान किया सॉल्व, हाँ, ठीक है। उसके बाद पोस्ट ऑफ प्लान की नहीं व्हीकल कैसे निकाली? तो फॉर्मूला जो था पहले अपना प्रॉफिट एंड लॉस इक्वल टू अच्छा ये 56 क्या आ गया? वो 56 ये निकाल रहा था नेट बुक वैल्यू निकाल रहा नेट बुक वैल्यू 56 है। ये आपने एक्यूमुलेटेड निकाली है, ठीक है शाबाश। अब आगे था ये वाली। ये एक्यूमुलेटेड निकाली है ना आपने, इसके बाद इसको फॉर्मूला में पुट किया। लेकिन ये एक्यूमुलेटेड है, बुक वैल्यू नहीं है, ये एक्यूमुलेटेड है। करो 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 ट्राई करो। व्हीकल व्हीकल समझ नहीं आ रही। पैसा ठीक है शाबाश। चलो डेप्शन देखता हूँ, देखते हैं। जी ओपनिंग में से एक्यूमुलेटेड एप्लीकेशन माइनस की एडिशन, और यहाँ पे डिस्पोजल की एनबीवी कौन सी लेनी है? जो रिड्यूसिंग कर रहे हो और स्ट्रेट कर रहे हो? प्लांट एंड डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए, लेकिन आप तो कॉस्ट ले रहे हैं। कॉस्ट में से एक्यूमुलेटेड एप्लीकेशन माइनस कर मुझे क्यों लग रहा है कि आप फुल ईयर लगाना चाह रहे हैं? तो रिड्यूसिंग में तो इस तरह नहीं करता है जैसे आप कर रहे हैं। क्या इनको प्लस माइनस करोगे? ये तो आप फुल ईयर लगा रहे हैं, रिड्यूसिंग में तो नहीं है, टाइम प्रोपोर्शनेट में तो नहीं है ऐसे। यार मैं वैसे सच्ची बताऊं, छोड़ दे सेक्शन यार, चला जा। हैं मैं भी यही सोच रहा हूँ, छोड़ दो। नहीं पड़ी हुई इंट्रो, पढ़ी है, पेपर भी दिया है इंट्रो क्लास। तो फिर फिर भी मुझे नहीं समझ आ रहा। अच्छा कोई मसला हो सेक्शन चेंज करने में बताना है।
चले इधर देखें, मैंने आपसे कहा था कि ये मेहनत सारी टी अकाउंट वाली ही है। आप ऐसे करना चाहें तो कर सकते हैं कि आप वर्किंग में पहले टी अकाउंट पूरे भर लें, उसके बाद स्टेटमेंट में लिख लें, लेकिन डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तब टी अकाउंट में 4 फिगर सोचनी है ना कि एडिशन लिखना था तो वहां इधर लिखना था, तो वो ऐसे कॉलम में लिख दें। 2 क्लासेस हैं, एक है प्लांट एंड मशीनरी और एक है व्हीकल। अच्छा, ये जो बाकी जिन लोगों से मैंने भी बात की थी क्लास के शुरू में, डिसीजन करना है ना तो आज के आज करना, रोज ऐसी मोरी की शक्लें बना के ना बैठना। जो उन्होंने डिसीजन करना है वो आज ही करें, और अगर वो ये डिसीजन करते हैं कि नहीं यहाँ बैठ के टाइम ज़ाया कर रहे हैं तो वो आज ही फैसला करना। रोज अगर ऐसी शक्लें बना के बैठेंगे ना तो फिर आप रोज बाकियों के लिए भी मुश्किल कर रहे होंगे, मेरे लिए भी मुश्किल कर रहे होंगे। तो डिसीजन करें और उस डिसीजन पे इंप्लीमेंट करें। ओके, बैलेंस एज एट 1 जनवरी 21, 5 लाख और 2 60। ये तो सही होगा सबका, 60। अब एडिशन में प्लांट वाली एडिशन तो मैंने बता दी, कितना है 120। ये नहीं बताया, चलो ढूंढ लेते हैं। डिस्पोजल में ये बता दिया 140 और ये भी बता दिया 80, तो इसको ढूंढ लेंगे। बाकी ये बन गया 220। तो इस सेक्शन में बैलेंस एज एट 31 दिसंबर 21 बन गया 480,000। बस, बाकी नहीं कर सकते। इसमें बताएं जो मसला है पूछना। और जो लोग बिल्कुल खाली बैठे हुए थे ना, बेटा जब तक आप कोई कोशिश शुरू नहीं करेंगे ना, आप कुछ नहीं सीख सकते जिंदगी के अंदर, कुछ नहीं सीख सकते। अगर आप बैठे रहेंगे खाली के नहीं सर आप ही बताएंगे तो होगा, फिर बेटे पेपर में भी आप खाली ही बैठे रहेंगे। कोशिश किया करें। ये जो मैं आपको चल फिर के देख रहा होता हूं, मैं आप लोगों की एफर्ट देख रहा होता हूं, जो जहां जहां इंडिविजुअली भी मैं गाइड कर रहा होता हूं। लेकिन अगर आप बेटे एफर्ट करने की कोशिश, अगर आप स्टार्ट ही नहीं करेंगे, जितना आता है उससे जो सिर पैर समझ आता है, कोशिश करेंगे तो ऐसे ही सीखना होगा। इन 5-6 वैल्यूज में बताइए जिसने जो पूछना है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ये दिया हुआ था क्या? 210 और 105, ये बन गया 315। फिर इसमें डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर ये निकाल लेते हैं। डिस्पोजल निकालनी पड़ेगी। बैलेंस एज एट 31 दिसंबर 21। एसेट स्केड्यूल बनाने के लिए मैंने अभी जो वैल्यूज दी हुई थी ना, वो तो मैंने सारी लिख दी, लेकिन इसमें एडवाइस ये है कि आप एक कॉलम की चीजें ढूंढना शुरू करें, उसका सवाल पूरा कर दें पहले, क्योंकि एक ही क्लास को लेकर चलेंगे ना तो सारी उससे मिलती जुलती कैलकुलेशंस आप आसानी से कर लेंगे। तो पहले एक कॉलम सारा भर लें, उसके बाद दूसरे कॉलम की तरफ आए। जैसे अगर आप टी अकाउंट्स बना रहे होते तो दोनों के टी अकाउंट्स अलग अलग लेके चल रहे होते, तो इसलिए एक वक्त में एक को पूरा करें फिर दूसरे पे हाथ डालें। प्लांट एंड मशीनरी पे आते हैं। प्लांट एंड मशीनरी का क्या चाहिए? डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर चाहिए और डिस्पोजल निकालता हूं पहले, क्योंकि डिस्पोजल निकलेगा तो डेप्रिसिएशन की वर्किंग होगी। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है। डिस्पोजल वाले के लिए बताया था कि आप पहले इस साल के शुरू तक पहुंचे। आप जब शुरू तक पहुंचेंगे 1 जनवरी 21, तो ये 140,000 वाला प्लांट कब खरीदा था? 1 जुलाई 19। अब जुलाई 19 है तो उसका मतलब 19 में 6 महीने, और उसके बाद 20 पूरा और बस 20 ही पूरा। और बाकी जो शॉर्टकट नहीं लगा रहे, हर साल का अलग अलग कर लें, उससे भी आंसर आ जाएगा कितना? 93632। 6/12
है जी ओपनिंग ब्रैकेट किधर, कौन सी ओपनिंग ब्रैकेट? अच्छा इसके बाद अब इस साल में ये कितने महीने, तो 93632 इंटू 24% इंटू 3/12 कितना हो गया 5618। तो फिर बाकी ये डिस्पोजल डेट तक रह गया हुआ था 888014 और ये चूंकि बुक वैल्यू है तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी, 140 में से माइनस कर दें 51986। तो जो एसेट बिक रहा है उसकी एक्यूमुलेटेड ये है, ये मैं यहां कहां लिखूं, एक्यूमुलेटेड में डिस्पोजल के सामने। अगर ये सब टी अकाउंट बना रहे होते तो पिछले 2-3 दिन से यही कर रहे हैं, बस मैंने सिर्फ टी अकाउंट्स की जगह इसको इस फॉर्मेट पे कर दिया। अब आते हैं डेप्रिसिएशन। तो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में, अच्छा मैंने सवाल में कहीं कहा है कि फुल ईयर है या टाइम प्रोपोर्शनेट है, तो बाय डिफॉल्ट टाइम प्रोपोर्शनेट है। इसमें डेप्रिसिएशन निकालने का तरीका होता है कि रिमेनिंग ओपनिंग पे पूरा साल। अच्छा अब वो रिमेनिंग ओपनिंग क्या है, पांच लाख और 210 कितना बना 290। ये ओपनिंग बुक वैल्यू थी, इसमें से बिकने वाले एसेट की साल के शुरू की बुक वैल्यू माइनस 9332 इंटू 24% पूरा साल कितना 128 और एडिशंस यानी एक 20 पे कितना महीना, हाँ जी 120 पे 3/12 70,200 और डिस्पोजल ऑलरेडी निकाल लिया हुआ है 5618। 59946। जो लोग वाकई कैलकुलेशन कर रहे थे इसमें बताएं अगर कोई एतराज परेशानी है जी। कल आए थे रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड डेप्शन कैलकुलेट करना, तो कल यही काम किया था। इसमें हम ये करते हैं कि जो साल के शुरू में एसेट्स की बुक वैल्यू है उसमें से जो एसेट बिका उसकी बुक वैल्यू साल के शुरू की माइनस करते हैं ताकि वो एसेट्स जो पूरा साल मौजूद रहे उनके साल के शुरू की बुक वैल्यू आ जाए। इस पे पूरे साल का रेट लगाते हैं। डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी ये आ गई यहाँ पर 59946। ये बन गया 217960 और इसको हम इसमें से ये माइनस करेंगे तो ये हो जाएगी कैरिंग अमाउंट एज एट 31 दिसंबर 21 262040। व्हीकल्स पे है स्ट्रेट लाइन, इसको पहले नहीं वो कैमरामैन को कह चलिए इधर आते जी वर्किंग थ्री। डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर निकालने का तरीका होता है कि ओपनिंग में से जो बाकी बचे यानी रिमेनिंग ओपनिंग उन पे पूरा साल। अच्छा रिमेनिंग ओपनिंग कितने, अब ये स्ट्रेट लाइन है तो 260 यानी कॉस्ट, इसमें से बिकने वाले की कॉस्ट निकाल दें और इस पे पूरा साल 36,000। फिर एडिशन कितने महीने रहा ये इनटू कॉस्ट नहीं पता कोई बात नहीं छोड़ दिया। डिस्पोजल 80,000 कितने महीने, ये भी 6/12 क्यों, क्योंकि एक्सचेंज है
तो जिस दिन ये बिक रहा है उसी दिन ये खरीद रहे हैं। तो साल के मिड में है तो पहले 6 महीने ये है, अगले 6 महीने ये है। अब नए की एडिशन निकालते हैं। नए की एडिशन निकाल के ना फिर उसके एडिशन की कॉस्ट निकालते हैं, फिर वर्किंग पे दोबारा आऊंगा। जो एसेट बिका उसकी कॉस्ट क्या थी? 80,000। और ये जिंदगी के कितना अरसा गुजार के गया है? 1 अक्टूबर 1 जनवरी, हाँ 1 जनवरी 18 से 18, 19, 20 और आधा 21, ये 3.5 साल गुजार के चला गया। तो 80,000 इंटू 20% इंटू 3.5, 56,000। तो इसकी बुक वैल्यू रह गई थी 24,000। अच्छा, अब कुछ लोगों ने डिस्पोजल का टी अकाउंट बना के वर्किंग की, कुछ ने डबल एंट्री से की, दोनों ठीक है। बगैर टी अकाउंट बगैर डबल एंट्री की भी बताता हूँ। बुक वैल्यू पुराने की कितनी थी? इस पे कमाया कितना प्रॉफिट? 6, यानी ये 30 का बिका ना फिर। तो अगर ये 30 का बिका यानी ट्रेडेड अलाउंस कह लें या फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट कह लें, वो कितनी हो गई? 30। नए के लिए कैश कितना दे रहे हैं? 35। तो फिर नया कितने का हुआ? 65। बेशक इसी को आगे बढ़ा लेते हैं। ये ट्रेडेड अलाउंस कह लें या इसको फेयर वैल्यू कह लें, इसमें ऐड कर लें कैश जो पे किया, तो नए की कॉस्ट बन गई 65,000। अब ये नए की कॉस्ट है, ये इस डेप्रिसिएशन के फार्मूले में आ जाएगी। 65,000 6500 500। अब यहां से चीजें मिलनी शुरू हो गई। ये हो गया 65,000 जो कि वर्किंग फोर्स से मिला। 245,000 ये बन गया 185,000। 725,000 और इस बिकने वाले की ये हो गया 50,500 वर्किंग 3 और बिकने वाले की एक्यूमुलेटेड 56 99 145500 और ये बन गया दिस प्लस दिस इधर टोटल वाले कॉलम में 110 446 और ये 107 986। ऐसे कर लें चाहे ऐसे कर लें 3174660 और कॉस्ट में से एक्यूमुलेटेड माइनस कर लें 407540। इसी का ये मुकम्मल सही है। 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा चले, अब बाकी जिनसे नहीं हुआ अब वो अपनी गलतियां गौर करिए और कोई कॉन्सेप्चुअल मसला है तो पूछें, और अगर आपको अंदाजा हो रहा है कि क्या गलती थी, अब आपका ना सीखना यही है कि आप इन गलतियों का ध्यान करते जाएं और वो गलतियां आइंदा इंप्रूव करते जाएं, क्योंकि अगर आपको अपनी गलतियां पता ही नहीं चल रही होंगी तो फिर हंदा ठीक कैसे करेंगे। तो अब इसमें बताइए, इसमें कोई ऐसी चीज जो कॉन्सेप्चुअली ही पता नहीं जी अभी भी है, बताएं। किया था कब? ये पूरी एक्सचेंज ट्रांजैक्शन समझाई हुई है। नया, ये मैंने सारा एक ही पॉइंट कहा था, नया एसेट पुराने के बदले एक्सचेंज किया। किस दिन हुआ ये वाकया? 1 जुलाई 21 को मैंने डेट बताई थी। ये एक्सचेंज ट्रांजैक्शन ही 1 जुलाई 21 को हुई है। अब उसी दिन एक्सचेंज में पुराना एसेट जा रहा है, नया एसेट आ रहा है और 35,000 रुपए कैश पे हो रहा है। तो ये उसकी इन्फॉर्मेशन थी जो 1 जुलाई की डेट की थी। अब पुराने को चूंकि बुक से निकालना था तो पुराने का खरीदना भी बताना था, वो 1 जनवरी 18 बताया। और उसमें पूछना अच्छा, बेइज्जती के लिए नहीं पूछ रहा, आप अगर समझेंगे बताने में बाकियों के सामने बेइज्जती होगी, ये सबको सीखना मिलेगा। गलतियां कहाँ की आप लोगों ने?
क्या गलतियां की जिनसे गलत हुआ है? वो तो ज़ाहिर कैलकुलेशन में की होंगी, मसाला तो तेज नहीं हो गया होगा, लेकिन कैलकुलेशंस में क्या गलती है? महीने आगे पीछे हो गए। अच्छा है जी, सवाल लिखते हुए प्रॉफिट लॉस की जगह बदल ली। हाँ जी, ये गलतियां पूछ रहा हूं आपसे ताकि इसके लिए नसीहत भी हो ना अकॉर्डिंगली। हाँ जी, क्या हुआ? वो तो आप कह रहे हैं ना, पढ़ा ही नहीं, वो तो पढ़ा ही नहीं ना फिर एक्सचेंज। यूनिवर्सिटी की निकाली थी जबरदस्त यार, क्या हुआ? बाकी गलतियां बताए ना ताकि उसके हिसाब से मैं आपको इलाज बताऊं उसके। जी अच्छा, इन गलतियों में ये जो गलतियां सामने आई हैं, एक तो ये कि महीने गलत हो गए। ये डेप्रिसिएशन का एक कॉमन तरीन एरर है, महीने गलत हो जाते हैं। तो उसके लिए ना आप ऐसा किया करें कि आप डेट सामने ना लिख लिया करें, क्योंकि जब आप ज़बानी महीने गिनेंगे तो उन ज़बानी गिनने में आप गलती कर जाएंगे। तो बेहतर है कि आप अपनी रफ वर्किंग करते हुए महीने लिख लें। ये नहीं कि सारे महीने बना लें, मतलब आप 3.5 साल में 36 महीने बना ही लें। आप स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट लिख लें। अब जब आप सामने डेट्स लिख लेंगे ना तो फिर गलती का चांस ज़बानी सोचने से निस्बतन कम हो जाएगा। अगर आपको उसमें मजीद डाउट हो रहा है, ये महीने गिनने की बात कर रहा हूँ। अच्छा, महीने गिनने में ये 3.5 साल का मसला कह रहे हो या? अच्छा, 3.5 गिनने में किसी को मसला? महीने गिनने में मसला हो ना तो बीच के पूरे साल अलग कर लिया करें। यानी अगर किसी ने इसको वो 42 महीने 41 क्या बनता है? हाँ 42। अगर किसी को वो महीने गिन रहा था, 42 गिनने में मुश्किल हो रही थी, जो बीच में पूरे साल है उनको, और फिर बजाय इसके कि आप महीने करें 12 + 12 24, फिर इस तरह गिनने की बजाय आप जो अधूरे साल है उनके महीने अलग ले लें और फिर पूरे साल 12 से मल्टीप्लाई करके अलग ले लें। और एक जनरल नसीहत यह है कि आप हर कैलकुलेशन अभी से आदत डालें, डबल चेक किया करें। डबल चेक करने से जो कैलकुलेटर पे पड़ती है उंगलियों की बोंगियां लग जाती है ना, ये पकड़ी जाती हैं। आप शुरू से ही आदत रखेंगे हर कैलकुलेशन डबल चेक करने की, तो स्पीड भी मैनेज हो जाएगी। अगर आप ये काम अचानक पेपर में जाके करेंगे तो फिर टाइम लगेगा, लेकिन अगर शुरू से इस आदत रखी होगी कि आप हर कैलकुलेशन डबल चेक किया करें, इससे ना कुछ हो जाती है गलती कि डिजिट दब गया, नहीं दबा, 2 दफा दब गया, तो उसको फिर इस तरह से कवर किया जा सकता है। बाकी जहां तक रिड्यूसिंग बैलेंस को स्ट्रेट लाइन बना देना है और स्ट्रेट लाइन को रिड्यूसिंग बैलेंस बना देना है, इसके लिए तो बेटा ध्यान से ही पढ़ना पड़ेगा। इसके लिए तो सवाल ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। और अगर आप इसमें ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन आप इसको प्रैक्टिस के लिए शायद शुरू में कर सकें कि आप क्वेश्चन में से ना, अब जैसे इस सवाल में मुश्किल ये काम होता है एसेट स्केड्यूल के अंदर, मल्टीपल एसेट्स आ गए। अब जब मल्टीपल एसेट्स आ गए तो उनमें फिर इंफॉर्मेशन ज्यादा हो गई। तो फिर आप ऐसा करें कि अपने पास रफ वर्किंग में एक एसेट की चीजें लिख लें। जैसे आपने अलग से प्लांट एंड मशीनरी की चीजें लिख ली कि इस पर रिड्यूसिंग बैलेंस लग रहा है, एडिशन है, डिस्पोजल है। तो इस तरह से जब आप एक रश वाले डाटा में से साइड पे चीजें लिखना शुरू कर देंगे तो इससे भी ये रिड्यूसिंग और स्ट्रेट लाइन की गलती बच जाएगी। लेकिन इससे बेहतर फिर वही बात है जो मैंने कहा था कि आप पूरे सवाल को पढ़ें जरूर, लेकिन उसके बाद जब ये टेबल भरना शुरू करें तो पहले एक कॉलम को कंप्लीट कर लें, और फिर आप दोबारा सवाल जब पढ़ेंगे तो आप ढूंढेंगे ही सिर्फ प्लांट एंड मशीनरी की चीजें। जब प्लांट एंड मशीनरी की चीजें ही ढूंढ रहे होंगे तो फिर रिड्यूसिंग ही नजर आएगा। वही बता रहा हूं ना, हर चैप्टर के लिहाज से उसके हिसाब से बताऊंगा। अब अगर स्केड्यूल बनाना है या चलो टी अकाउंट भी बनाने हैं, तो आपने जब प्लांट एंड मशीनरी को सॉल्व करना है तो सवाल में से डाटा भी तो प्लांट एंड मशीनरी का ही देखोगे ना। अगर आप ये कर रहे होंगे कि डेप्रिसिएशन दोनों की इकट्ठे ही कैलकुलेट कर रहे होंगे फिर तो जरूर मिक्स करोगे। लेकिन अगर डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी की ही कैलकुलेट कर रहे हैं और वो ध्यान से पढ़ते हुए नजर आ रहा है रिड्यूसिंग है, तो फिर वो स्ट्रेट लाइन में मिक्स क्यों होगा? और अगर फिर भी उसको स्ट्रेट लाइन कर रहे हैं तो फिर तो डिजर्व करते हैं ना यार फेल होना, फिर तो बनता है क्या? अच्छा, अगर ये जो मेहनत की होगी इसमें आपने कोई किसी एक कैलकुलेशन में गलती कर दी और बाकी सब गलत हो गया तो बार बार पेनलाइज नहीं हो रही होती है गलती। जैसे इस चैप्टर की अगर बात करूं तो आपने अगर कॉस्ट ही गलत कैलकुलेट की, अब उसके बाद तो डेप्रिसिएशंस भी गलत हैं, हर साल की ही डेप्रिसिएशन गलत है, तो वो नंबर सिर्फ और सिर्फ, जैसे एक सवाल था वो इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट के फैक्ट्स बनाने थे जिसमें प्लांट की वो 2013, 14, 15 जिसमें वो मेंटेनेंस थी, उसमें अगर प्लांट की कॉस्ट ही गलत निकाली होगी तो उसके बाद 3 साल की डेप्रिसिएशन भी गलत निकली होगी, बुक वैल्यू भी गलत निकली होगी। लेकिन कॉस्ट निकालने के जो नंबर होंगे उसमें जो एक आइटम का आधा एक नंबर होगा, बस सिर्फ वो कटेगा, बाकी सारे नंबर मिलेंगे। बाकी तो इस तरह साथ साथ एडवाइसेस चलती रहेंगी। तो ये जो अभी मैंने एसेट स्केड्यूल दिखाया है, ये स्केड्यूल सिर्फ फॉर्मेट एक नई चीज आई है, वरना ये सारी मेहनत टी अकाउंट वाली ही है।
चलें, स्केड्यूल के ऊपर ना कोई 3-4 दिन बाद दोबारा आऊंगा। ये मिटा दूं, उसको फिर दिखा दे यार सारा बोर्ड। जब सब्सिक्वेंट मेजरमेंट बताई थी ना, एक दरख्त बनाया था जिसमें मेजरमेंट थी, इनिशियल मेजरमेंट कॉस्ट पे, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट कहा था कॉस्ट मॉडल है या रिवैल्यूएशन मॉडल है। और इसका फैसला कि कॉस्ट मॉडल करना है या रिवैल्यूएशन मॉडल करना है, ये कंपनी की मर्जी है। और ऐसा नहीं हो सकता कि एक बिल्डिंग कॉस्ट मॉडल पे और दूसरी बिल्डिंग रिवैल्यूएशन मॉडल पे। यह हो सकता है? नहीं। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जो भी मॉडल सिलेक्ट होगा वो पूरी क्लास के लिए होगा। रिवैल्यूएशन मॉडल, अच्छा रिवैल्यूएशन मॉडल में होता क्या है? रिवैल्यूएशन मॉडल में ये होता है कि अगर एक एसेट को 25-30 साल पहले खरीदा था और उसकी यूजफुल लाइफ है अभी 40 साल है यूजफुल लाइफ, तो 25-30 साल पहले तो महंगाई का कोई और लेवल था, तब चीजें सस्ती होती थी। अब अगर वो अभी भी बैलेंस शीट में कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्शन पे आ रहा होगा तो आज के हिसाब से देखें तो वो तो बहुत सस्ता लग रहा होगा। अच्छा, ये जो बैलेंस शीट होती है, बैलेंस शीट स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, एक साइड पे एसेट्स और एक साइड पे इक्विटी और लायबिलिटी। एसेट्स का टोटल यानी एसओएफपी की एक साइड का टोटल ज्यादा आ रहा हो, ये बिजनेस के लिए कोई हेल्दी बात है या कोई फर्क नहीं पड़ता? फर्क पड़ता है ना भाई। एक बिजनेस की एसेट्स हैं, उनकी बहुत अच्छी वैल्यू है तो ये तो बिजनेस की वर्थ है। जैसे आम इंडिविजुअल के लिए दुनिया का अमीर तरीन आदमी फलाना है, दूसरे नंबर पे फलाना है, तो उनको क्या अमीर कहा जा रहा है? शक्लें अच्छी है उनकी, नेट वर्थ ही है ना ज्यादा। तो बिजनेस की बैलेंस शीट हैवी होना, इसकी अमाउंट ज्यादा होना, ये बहुत हेल्दी साइन है बिजनेस का। तो अब एक बिजनेस है, जैसे मिसाल के तौर पे एक बिजनेस है जो 1920 वो चल रहा है बिजनेस। अब उन्होंने जो भी सारी फैक्ट्री बिल्डिंग जमीनें वगैरह खरीदी थी वो तो तब सब बहुत सस्ती थी। आज उनकी वैल्यू हो सकता है बिलियन, लेकिन बैलेंस शीट में उनकी वैल्यू वही 2,500 रुपए आ रही होगी, तो उनकी बैलेंस शीट हल्की है। तो ऐसे बिजनेसेस के लिए IAS 16 ने उनको चॉइस दे दी कि अगर आप चाहते हैं तो उनको आप नई वैल्यू पे लिख लिया करें। अब नई वैल्यू पे लिखने का मतलब है कि जो पहले वाली वैल्यू थी उसको चेंज कर लें, उसकी वैल्यू दोबारा चेंज कर लें, रीवैल्यू, उसकी वैल्यू चेंज कर लें। अब वैल्यू चेंज करके कितनी बना लें? जो दिल में आए वो रख लें। तो उसके लिए कोई तो स्टैंडर्ड रखना पड़ेगा ना, तो उसका स्टैंडर्ड फेयर वैल्यू का आपके लेवल पे, वरना असल में ये IFRS 13 है जो CFA 1 में पढ़ेंगे आप जाके। आपके लेवल पे आप समझ लीजिए फेयर वैल्यू मींस मार्केट वैल्यू। असल में सिर्फ ऐसा नहीं होता, लेकिन आप चूंकि नन्हे मुन्ने अभी, तो फेयर वैल्यू मार्केट वैल्यू ही समझ लीजिए। तो रिवैल्यूएशन मॉडल का ऑब्जेक्टिव ये है कि जिस बिजनेस ने फैसला कर लिया कि रिवैल्यूएशन मॉडल लगाना है, तो इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि एट एंड ऑफ एवरी ईयर, ऑब्जेक्टिव कह लें, टारगेट कह लें, एंड रिजल्ट कह लें, कि जब भी साल एंड होगा एसेट की जो कैरिंग अमाउंट है वो तकरीबन बराबर हो उसकी तब की फेयर वैल्यू पे। ये चाहता है रिवैल्यूएशन मॉडल। यानी अगर बिजनेस ने फैसला कर लिया कि उसने रिवैल्यूएशन मॉडल फॉलो करना है, तो रिवैल्यूएशन मॉडल की फिर रिक्वायरमेंट है। रिक्वायरमेंट ये है कि हर साल के एंड पे बिजनेस ये इंश्योर करे कि जो उस एसेट की कैरिंग अमाउंट है वो फेयर वैल्यू के आसपास ही हो, और अगर बहुत फर्क हो
तो फिर कुछ ऐसा डेबिट क्रेडिट कर ले कि एसेट अकाउंट में बैलेंस बढ़ के या कम होके कहां तक पहुंच जाए, फेयर वैल्यू तक। ये है मामला सारा रिवैल्यूएशन मॉडल का, कि साल के एंड पे अगर एसेट की कैरिंग अमाउंट फेयर वैल्यू के बराबर है तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं है तो एसेट को रीवैल्यू करने की जरूरत है। और एसेट ऐसे रीवैल्यू नहीं हो जाएगा, कुछ डेबिट क्रेडिट करना पड़ेगा। तो वो रिवैल्यूएशन की अकाउंटिंग है जो हमने सीखनी है। अभी फिलहाल लिखा तो मैंने एंड है, लेकिन आप सवालों में देखेंगे कि जरूरी नहीं कि हमें ये एक्सरसाइज ईयर एंड पे ही करनी पड़ रही हो, साल के शुरू में भी हो सकती है, साल के दौरान भी हो सकती है। एक्सरसाइज बहरहाल क्या है कि एसेट की वैल्यू अगर फेयर वैल्यू के बराबर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो उसको रीवैल्यू करके यानी डेबिट क्रेडिट करके कहां तक पहुंचाना है, फेयर वैल्यू तक। ये रिवैल्यूएशन होती है। अब अगर एसेट की वैल्यू बदलेंगे तो आइंदा के लिए डेप्रिसिएशन पे फर्क पड़ेगा। तो जब मैं आपको वो डेप्रिसिएशन का चेंज होना पड़ा रहा था तो मैंने उसमें आपको 4 मौके बताए थे कि इन 4 वजूहात से डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन के इनपुट चेंज हो जाते हैं। एस्टीमेट चेंज था, सब्सिक्वेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर था, रीवैल्यूएशन। तो अब जब एसेट रीवैल्यू हो जाएगा, उसकी वैल्यू बदल जाएगी, तो आइंदा के लिए डेप्रिसिएशन भी चेंज हो जाएगी। तो आइंदा के लिए डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे? फिर वो जो नई वैल्यू आई होगी उसको फिर से टोटल लाइफ पे डेप्रिशिएट कर, फिर रिमेनिंग लाइफ पे। तो जब रिवैल्यूएशन हो जाया करेगी उसके बाद जब भी कभी सब्सिक्वेंटली डेप्शन चार्ज होगी फॉर सब्सिक्वेंट पीरियड जब डेप्रिसिएशन चार्ज होगी तो वो किस पे चार्ज होगी? ऑन रीवैल्यूड अमाउंट ओवर रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। और इसकी कैलकुलेशन का कॉन्सेप्ट वही है जो हम पहले भी कर चुके हैं। तो रिवैल्यूएशन मॉडल ये है कि साल के एंड पे, और कॉन्सेप्चुअली साल के एंड पे सवाल में डिफरेंट हो सकता है कि जब भी बिजनेस को लगे कि उसकी कैरिंग अमाउंट और फेयर वैल्यू फर्क है एसेट की, तो उसको रीवैल्यू करके फेयर वैल्यू तक ले जाना चाहिए, और इसके लिए कुछ डेबिट क्रेडिट हो रहा होता है। और जब भी रिवैल्यूएशन हो जाएगी तो उस रिवैल्यूएशन के बाद आइंदा पीरियड्स के लिए जब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी होगी तो पुरानी वाली ही चलती रहेगी? नहीं, अब नई कैलकुलेट करनी पड़ेगी और फिर वो रीवैल्यूड अमाउंट पे रिमेनिंग लाइफ की डेप्रिसिएशन हुआ करेगी। अच्छा, अब इसकी अकाउंटिंग तो है और उसकी मैं आपको डबल एंट्रीज भी लिखाऊंगा, लेकिन वो मैं कुछ इस तरह से सिखाऊंगा कि पहले सवाल कराऊंगा और जब वैल्यूज सामने होंगी ना तो फिर मैं उन वैल्यूज के साथ आपके नोट्स बनवाऊंगा कि याद रखने के लिए कि क्या, कहाँ, कैसे, किस तरह डेबिट करना है, कितने अमाउंट से करना है। तो इसके लिए मैं आपको सवाल के साथ ही सिखाऊंगा और वो फिर इंशाल्लाह मैं कल से शुरू करता हूँ। अच्छा, अब सिर्फ संजीदा लोगों के लिए जो क्लास में रह रहे हैं, जो छोड़ने लगे क्लास वो तो पार्टी करें, लेकिन जो क्लास में रहना चाह रहे हैं ये होना सबके लिए नहीं है। जिनकी डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन, जो मैंने अभी शुरू में भी कहा था कि जो बच्चे फैसला कर लेते हैं सेक्शन छोड़ना है वो तो चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज, लेकिन जो रहेंगे और जो मैंने हल ये बताया था कि आप चलने की कोशिश कर लें, हो सकता है चलते चलते बेहतरी हो जाए, नहीं तो कोई 20-22 दिन बाद डेप्रिसिएशन पे मैं एक्स्ट्रा क्लासेस अलग से रख लूंगा। तो ये उन लोगों के लिए भी नहीं है होमवर्क जिनको डेप्रिसिएशन में बहुत मसला है, ये उनके लिए नहीं है। सवाल डेप्रिसिएशन की अच्छी कैलकुलेशन का सवाल है, तो इसलिए जो करना चाहें ये उन्हीं के लिए ही है। क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 15। इसमें स्केड्यूल बनाना है। सवाल की रिक्वायरमेंट जो भी है, मैं रिक्वायर कर रहा हूँ कि एसेट स्केड्यूल बनाना है, और उस एसेट स्केड्यूल बनाने के लिए वैरायटी सवाल में बड़ी अच्छी है। कोई स्ट्रेट लाइन भी है, बीच में रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड भी है, आर्ज मेथड भी है, फिर कुछ पे सब्सिक्वेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर भी हो रहा है। तो बहुत कंप्रिहेंसिव सवाल है और डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन का बड़ा अच्छा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 15। You have recently been appointed as the chief accountant of Steel Air Limited। ये सवाल है, इसकी जो रिक्वायरमेंट की वर्डिंग है ना, ड्राफ्ट अ नोट टू द अकाउंट्स, ये हमने सीखना है अभी कि डिस्क्लोजर्स क्या होते हैं। लेकिन आप जब इस सवाल को कर लेंगे और अपना सोल्यूशन आप चेक करना चाहेंगे तो वो आपको बिल्कुल पीछे स्केड्यूल बना हुआ ही नजर आएगा। और ये जो स्केड्यूल मैंने आपको सिखाया ना, कॉलम्स, और उन कॉलम्स में वैल्यूज क्या क्या लिखनी है, कॉस्ट, एडिशन, डिस्पोजल, यानी मैंने एक टेबल बनाया जिसमें रोज में क्या लिखा हुआ था,
सारी ट्रांजेक्शंस, डिस्क्रिप्शन, और कॉलम क्या थे? ये ऐसे भी हो सकता है, यानी ये भी एक तरीका है। ये ऐसे का क्या मतलब हुआ? अब क्लासेस ऐसे हो गई और कॉस्ट, ओपनिंग बैलेंस, एडिशन, डिस्पोजल, क्लोजिंग बैलेंस। तो इसमें फॉर्मेट ये बना हुआ है, लेकिन आप टैली कर सकेंगे। तो ये आप अगर डेप्रिसिएशन से बहुत घबरा रहे हैं तो बेशक ये लोग छोड़ दें। बाकी जो मेहनत करना चाहते हैं वो इस क्वेश्चन 15 को करके आइएगा। सवाल है बड़ा जबरदस्त, कैलकुलेशन की बड़ी ठीक ठाक प्रैक्टिस हो जाएगी इसमें। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।